हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो इसका हमने सेक्शन ए का सोल्यूशन कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन सब के आंसर्स उसमें है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने मिड टर्म एग्ज़ाम या फिर जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके सेक्शन ए वाले पार्ट में मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो इनके करेक्ट आंसर आपको इसके प्रीवियस पार्ट में मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। चलिए इसका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है आपका, डिफाइन करना है ओव्यूलेशन और पॉलिनेशन। तो बायो का क्वेश्चन है ये। तो देखो, ओव्यूलेशन तो क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द मैच्योर्ड एग और ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इन ओवरी। तो जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो उसको, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेते कि हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें, तो ये आपका LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, बट यहाँ पे जस्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन क्या होता है, बी ऑप्शन। तो पॉलिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। तो जब ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में, या तो सेम फ्लावर के या फिर डिफरेंट फ्लावर के, तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है सेम फ्लावर में, और डिफरेंट फ्लावर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो जस्ट पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नेम द टू मेन केमिकल्स यूज फॉर मेकिंग अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में दो केमिकल कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो आपको पता है ना, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो फायर को बुझाने के काम आता है, आग को बुझाने के काम आता है। तो उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन का, कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एक तो यूज़, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का एक तरह से यूज़ होता है किसमें, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में। उसमें ये एक तो केमिकल फॉर्म में ये यूज़ होगा और एक ये यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा था हाउ डज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प टू एक्सटिंग्विशर फायर। तो कैसे ये आग बुझाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको बताना था इसकी वर्किंग। तो वर्किंग क्या है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की, इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन द नॉब इज स्ट्रक, जब इसका नॉब हटाते हैं तो क्या होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है, कम्स इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके अंदर केमिकल होते हैं ना, दो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के, और उससे CO2 बनती है। उससे CO2 क्या करती है, ब्लैंकेट बना देती है, और इससे फायर बुझ जाती है, पुट आउट द फायर। ये इसका रिएक्शन है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का, कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका जो सोडियम सल्फेट है वो बनता है, वाटर बनता है, और CO2 गैस रिलीज होती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। CO2 मेन कारण है जिससे आग बुझती है, तो CO2 बना देते हैं ये दोनों मिलके, ये दोनों केमिकल्स। तो इसका रिएक्शन है, रिएक्शन भी आपको याद कर लेना है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इन रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे वाई। एक रिफ्रैक्शन जब हम ग्लास स्लैब के थ्रू करते हैं तो इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है ना इंसिडेंट रे की। तो इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इमर्जेंट रे पैरेलल आती है इंसिडेंट रे की। इसमें पूछा है रीज़न क्यों पैरेलल आ रही है, तो आपने ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये मान लो ये ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है ना। अब यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, फिर ये नॉर्मल खींचोगे, ये अपने एक्चुअल पाथ से, ये जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उससे ना, उस वहाँ से ना जाके, क्योंकि रेयरर से डेंसर पे जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी। जब भी रेयरर से डेंसर पे आएगी, एयर से ग्लास पे घुस रही है ना, तो एयर रेयरर है, स्पीड लाइट की ज़्यादा है यहाँ पे, और डेंसर में स्पीड लाइट की कम होती है। तो ये भी याद रखना आप, रेयरर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर में स्पीड कम होती है। स्पीड ज़्यादा होती है रेयरर में, तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये भी याद रखिए आप। रेयरर का रिफ्रैक्टिव कम होता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड और रिफ्रैक्टिव एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, फिर ये अंदर जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से
क्या होगी, रेयर से डेंसर पे टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, यानी छोटा एंगल बन जाएगा। आई बड़ा होता है, आर छोटा हो जाएगा। अब फिर से ये अब ग्लास से बाहर जाएगी, तो ग्लास से बाहर जाके ये अब ये वाला पाथ चूज़ ना करके थोड़ा सा अवे हो जाएगी। अब कितना अवे होगी, जितना अवे होगी, जितना ये इंसिडेंट के कैसे चली जाए, पैरेलल चली जाए, क्योंकि वापस उसी मीडियम में जा रही है ना जिससे आई थी, तो ये पैरेलल चली जाती है एक दूसरे की। तो यहाँ पे रीज़न पूछा है कि क्यों पैरेलल जाती है, तो ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, पहले इंसिडेंट हुई, फिर नॉर्मल खींचो, फिर एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था, यहाँ से आई थी ना, ऐसे जानी चाहिए थी। इंसिडेंट रे ये पूरी है, तो बट ये इधर से ऐसे ना जाके पहले टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, फिर वापस बाहर निकलेगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। बट कितनी अवे होनी चाहिए, जितना इंसिडेंट के पैरेलल चली जाए। तो ये इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये इमर्जेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे की हमेशा पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन आया क्यों होती है पैरेलल, तो लाइट रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ भी रिफ्रैक्शन, पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ से बाहर निकलने में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है 2 बार हुआ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। पहले रेयर से डेंसर पे हुआ है और फिर डेंसर से रेयर पे हुआ है। तो जब 2 डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होता है, तो इमर्जेंट रे इसलिए क्या चली जाती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल चली जाती है, क्योंकि 2 बार अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब पहले रेयर से डेंसर और फिर उसी मीडियम में डेंसर से किस में गया, रेयर में। तो सेम मतलब एयर से ग्लास में गया और फिर ग्लास से एयर में, तो 2 बार हुआ है रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन दोनों बार किस में हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए ये पैरेलल चली जाती है। तो ये इसका कॉज है। तो कॉज पूछा गया क्वेश्चन में बस जस्ट आपको, लेकिन इसका डायग्राम भी आना चाहिए, अगर क्या पता क्वेश्चन में डायग्राम भी आ सकता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट रे फॉल नॉर्मली ऑन द वन फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब की बार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो लाइट रे फॉल हुई है वो नॉर्मली हुई है, मतलब नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर एक फेस पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नॉर्मल लाइट पड़ती है तो क्या होता है। तो अभी तो मैंने जो लाइट डाली थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो तो इंसिडेंट रे मैंने किसी कुछ एंगल बना के और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के डाली। अब की बार इन्होंने बोला है कि अगर लाइट ग्लास स्लैब में नॉर्मल इंसिडेंट हो, यानी कि अब की बार ये जो ग्लास स्लैब है इसमें लाइट ऐसे ना आके ऐसे ही आ जाए, इंसिडेंट ऐसे ही हो जाए, यानी कि ये नॉर्मल के साथ ही आ गई ना, ये नॉर्मल होता है और इंसिडेंट भी नॉर्मल हो रहा है। तो अगर इंसिडेंट नॉर्मल होगा तो सोचो आई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इंसिडेंट रे जो होती है ना ये नॉर्मल के साथ हमेशा कितना एंगल बनाती है, आई एंगल बनाती है। अब क्योंकि ये नॉर्मल के साथ ही आ गई, क्योंकि नॉर्मल इन्होंने बोला ना इंसिडेंट नॉर्मल डालना है, तो ये सरफेस है इसका ग्लास का, तो इंसिडेंट भी हमें इस सरफेस के नॉर्मल डालना है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये एन के साथ ही आ गई ना, एन के साथ कोइंसाइड हो गई, तो यानी कि इसका एंगल जो इंसिडेंट के साथ नॉर्मल का एंगल होता है उसी को तो आई कहते हैं, बट इसने तो नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाया। तो जब भी लाइट जो है इंसिडेंट रे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस के, तो एंगल आई कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखेंगे। जब आई 0 होगा ना तो रिफ्रैक्टेड रे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, वो अंदर एज इट इज़ घुस जाएगी। जैसे इंसिडेंट रे तो परपेंडिकुलर पड़ी, तो यहाँ पे आई तो 0 हो गया। आई क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल होता है, बट यहाँ तो नॉर्मल के साथ ही आ गई ना वो, तो आई 0 हो गया। तो जब आई 0 हो जाएगा तो ये लाइट जो है कोई बेंडिंग नहीं शो करेगी, तो ये अंदर ऐसे ही डायरेक्ट सेम पाथ में चली जाएगी और वैसे ही बाहर निकल जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट सफ़र एनी रिफ्रैक्शन, यानी कि कोई बेंडिंग नहीं हुई लाइट की। बट ऐसा नहीं है कि बेंडिंग नहीं हुई तो स्पीड नहीं चेंज हुई, मीडियम चेंज तो हुआ है, तो लाइट की स्पीड तो चेंज हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या स्पीड नहीं चेंज हुई है, तो स्पीड तो चेंज हुई है, बट बेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट एंगल कितना बना रही थी, आई 0 बना रही थी। तो जब आई 0 होगा तो ये लाइट जो है डायरेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर सेम पाथ से स्ट्रेट लाइन से चली जाएगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका उसमें आ जाता, रिफ्लेक्शन में आ जाता, ये यहाँ की यार ग्लास स्लैब नहीं है, मान लो मिरर है, तो मिरर है तो यहाँ आने की लाइट इंसिडेंट अगर परपेंडिकुलर हो रही है, तो यानी ये भी यहाँ भी आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जितना आई होता है उतना ही तो आर भी होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 हो जाएगा अगर ये मिरर होता। अभी तो ग्लास स्लैब बोला है तो ये वाला केस बन रहा है, बट अगर ये मिरर होता, मिरर में अगर लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर होती तो ये आई 0 हो जाता, तो इसका रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाता। तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट भी सेम इसी पाथ से चली जाती वापस। तो यानी कि यहाँ पे लाइट क्या होती, रिट्रेस कर देती अपना पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, जब भी लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर होगी एक पॉलिश सरफेस पे, मिरर पे,
तो वो रिट्रेस कर जाती है अपना पाथ, तो ये मिरर का केस होता है। बट यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब का केस बोला है तो वो रिट्रेस तो नहीं करेगी, बट वो सेम पाथ से नो बेंडिंग करते हुए नीचे ऐसे ट्रेस चली जाती है। तो ये ग्लास स्लैब का नॉर्मल वाला केस है, बट ये मिरर वाला केस है। इसमें ये अंदर थोड़ा ना जा पाएगा क्योंकि ये मिरर है, तो ये वापस रिट्रेस कर जाएगा अपना पाथ। तो दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ आई 0 है, बट ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए वो स्ट्रेट ऐसे रेज चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी, बट स्पीड चेंज होगी क्योंकि मीडियम तो चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब बोला इसलिए रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना दिखाना है, बट कि यहाँ पे आपका अगर पॉलिश मिरर में नॉर्मल पड़ता तो फिर ये वाला केस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An object is placed at 2f1 in front of convex lens. What is the position, size and nature of image? तो convex lens के लिए आपको पोजीशन क्या दी है ऑब्जेक्ट की 2f1। तो इसका डायग्राम तो सबको प्रैक्टिस करना ही है। तो देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे एक पहला फोकस होता है, उतने ही सेम डिस्टेंस पे डबल f1 होता है, इसको चाहे f2 मान लो क्योंकि इसका मेन फोकस आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ f1 होता है और यहाँ डबल f1 होता है। अब ऑब्जेक्ट को आपने डबल f पे रखा, यानी ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इस साइड रखते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट ए भी होता है। अब ये ऑब्जेक्ट से पहली लाइट आपको इस मिरर ये लेंस के इस वाली ऑप्टिकल सेंटर तक भेजा, ऐसे पैरेलल भेजा, उसके बाद पैरेलल लाइन कैसे चली जाती है इसके ये वाले फोकस पे कन्वर्ज होकर ऐसे चली जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट फिर से ए पे हमेशा ए पॉइंट से डालना है, ऑब्जेक्ट ए भी है ना, तो ए पॉइंट से डालो लाइट, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से डालो, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तो एज इट इज़ डायरेक्ट चली जाती है स्ट्रेट लाइन होते हुए ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ दोनों पे इंटरसेक्ट करके 2f पे ही आपकी क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। बट इमेज अब उल्टी हो गई क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गई, तो यानी कि नेगेटिव हो गई। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज आएगी तो वो नेगेटिव साइन होगा उसकी हाइट या मैग्नीफिकेशन का, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज ऊपर आती है तो उसका हाइट पॉजिटिव होती है इमेज की, और उसका मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे हाइट पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मैग्नीफिकेशन यहाँ पॉजिटिव आता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे आ गई ना, तो यानी कि रियल होती है इमेज, जब भी नीचे आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो रियल और इन्वर्टेड होती है, ओके। तो नेचर इसका रियल इन्वर्टेड होगा, साइज सेम ही आता है। जब भी ये डबल एफ पे होगा तो ये डबल एफ पे ही बनेगा, जैसे वहाँ पे मिरर पे सी पे होता है तो सी पे ही बनती है ना इमेज भी, तो इक्वल साइज़ की बनती है, सेम ऐसे यहाँ भी वो डबल एफ पे ही बनती है और साइज़ इक्वल होगा, पोजीशन इसकी 2f1 पे ही आ जाएगी, ओके। तो ये ऐसे करके आपको इसका डायग्राम प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट अ लॉ विच इज़ फॉलोड इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो कौन सा लॉ फॉलो होता है जिसके कारण इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट के जितने भी साइड के एटम है उनका मास टोटल मास याद रखना, टोटल मास किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये इसका लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जाम्पल देने हैं एल्कली के। तो देखो बेसिस सारे एल्कली नहीं होते, ये याद रखना, सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, बट सारे एल्कलीज को हम बेसिस कह सकते हैं। तो वो बेस एल्कली होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, याद रखिएगा। जो सारे बेसिस नहीं कह सकते एल्कली, बट जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाए उनको एल्कली कहा जाता है। तो लाइक NaOH हो गया, एल्कली मतलब बेस हो ना, बेस है तो OH होना चाहिए, है ना। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जिसके पास OH नहीं है, जैसे अमोनिया, तो ये भी बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में सॉल्युबल हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं ना इसको, ये एंटासिड भी होता है, याद रखना एंटासिड है ये क्या होता है, एंटासिड है ये, या एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ये भी एल्कली में आता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा ये एक माइल्ड बेस होता है। कैसा बेस होता है ये, माइल्ड बेस, ये स्किन को हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मैंने बता दिए इसमें। तो एल्कली किन्हें कहेंगे, जो वाटर सॉल्युबल है, ये सारे एल्कलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो में से, पैंक्रियाटिक एंजाइम का डाइजेशन के टाइम पे क्या रोल होता है।
तो यहाँ पे आपको पैंक्रियाटिक जूस बताना है कि सीक्रेट करता है पैंक्रियास। पैंक्रियास कौन सा जूस सीक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक ट्राइप्सोनिजर, काइमोट्राइप्सिनोजेन, ठीक है, सिनोजेन है ये। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो लिपेज हार्मोन है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, और जो एमाइलेज है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। यानी कि एक तरह से पैंक्रियास जो है ये सारे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? इन सारे सबको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। किन की हेल्प से? इन हार्मोन्स की हेल्प से। तो एक एक हार्मोन करके मैंने आपको बता दिया, ये वाला हार्मोन कौन सा क्या डाइजेस्ट करता है, ये वाला कौन सा। तो इसमें मतलब ये सारे हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण हार्मोन एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को पैंक्रियास क्या कर पाता है? डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये इसका रूल है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन सी कर लेंगे, उसको भी हम डिटेल सोल्यूशन के साथ करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन समझ भी आए। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद खुद अपने आप लिख के देखिए इनको, ठीक है। सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, तो वहाँ पे इन सब के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, इन सब के आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक में ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, मिड टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मतलब कह सकते हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आने हैं वो उनमें से ही कहीं से आने हैं। तो आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर है मोस्टली प्लेलिस्ट के अंदर, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, आपको पहले समझना है एंड देन लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप इसे आप करेंगे, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई कमेंट है तो कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद और भी इसके नेक्स्ट पार्ट बनेंगे, तो उसको भी आपको देख लेना।